हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए हम अपना काइनेमेटिक्स के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक दो लेक्चर देखा है काइनेमेटिक्स में हम 11th स्टैंडर्ड का थर्ड चैप्टर दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हमने बेसिक रेफरेंस फ्रेम की बात कर ली। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी और स्पीड। तो उसमें काफी हमने डिटेल में डिस्कशन किया। अब थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और नया टॉपिक शुरुआत करते हैं, दैट इज एक्सेलरेशन। आपके बाइक में या कार में आपने देखा होगा कि एक ऐसा प्लेट होता है या बाइक के हैंडल में हमारे पास होता है जिसको यूज करते ही स्पीड बढ़ जाती है, जिसे हम एक्सेलरेटर कहते हैं। बाइक या कार में क्या लगा होता है? एक्सेलरेटर। ये जो वर्ड है ये एक्सेलरेशन वर्ड से ही आया है। उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है स्पीड बढ़ाना। अगर आप लगातार एक्सेलरेटर पे पांव दे के रखेंगे तो स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी, एक ही स्पीड पे गाड़ी नहीं चलेगी, स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। एक्सेलरेटर एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए बार से, स्मॉल ए बार से। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो अगर मैं कहता हूं कि एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो एक्सेलरेशन क्या है? वेक्टर है, यानी कि इसका कोई डायरेक्शन होगा। बस अभी समझ लो कि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं कि a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको एक डेटा दिया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार हर सेकेंड बढ़ रही है। मतलब अगर t इक्वल टू 0 पे आपकी वेलोसिटी 0 थी तो t इक्वल टू 1 पे आपकी वेलोसिटी 2 हो गई होगी। t इक्वल टू 2 पे आपकी वेलोसिटी 4 हो गई होगी, क्योंकि हर सेकेंड पे 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। इसको हम ऐसा पढ़ते हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार बढ़ रही है। अगर ये पॉजिटिव है तो, अगर ये पॉजिटिव है तो रिवर्स भी ट्रू है। अगर ये नेगेटिव 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रहा है, मतलब हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार कम हो रही है। हर सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार कम हो रही है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। ए बार इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसमें भी दो होगा, एवरेज होगा और इंस्टेंटेनियस होगा। एवरेज होगा और इंस्टेंटेनियस होगा। तो ए एवरेज जो होगा दैट वुड बी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। याद रखना, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? v फाइनल बार माइनस v इनिशियल बार अपॉन डेल्टा टी। v फाइनल बार माइनस v इनिशियल बार अपॉन डेल्टा टी। इसी को मैं लिख सकता हूं डेल्टा v बार अपॉन डेल्टा टी। दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन, दिस इज योर एवरेज एक्सेलरेशन। अब एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाने की कहानी हम पढ़ चुके हैं। एवरेज से इंस्टेंटेनियस जाने की कहानी हम पढ़ चुके हैं, उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे होंगे। दिस इज नथिंग बट, इंस्टेंटेनियस भी क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन ही होता है। ओनली द थिंग इज कि हम टाइम फ्रेम पे लिमिट लगा के उसको ऑलमोस्ट जीरो बना देते हैं। ये क्या? ये एवरेज एक्सेलरेशन है। इसमें हमने टाइम फ्रेम पे लिमिट लगा के उसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया, जिसका शॉर्टकट हम लिखते हैं dv बाई dt, dv बाई dt। तो ए इंस्टेंटेनियस क्या होता है? dv बार बाय dt।
dv बार बाय dt। और v को आप क्या लिख सकते हो, dx बाय dt। v को आप क्या लिख सकते हो, dx बाय dt। तो v को लिखोगे आप dx बाय dt। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से आता है तो dx बार लिख दो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे यूजुअली s लिखा जाता है, x भी लिख, x डिस्टेंस के लिए होता है, पर x बार लिख दिया तो ऑब्वियसली वो डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये अंडरस्टूड बात है। तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा ए इंस्टेंटेनियस ए बार, दैट वुड बी d2x अपॉन dt स्क्वायर, d2x बार अपॉन dt स्क्वायर। तो ये बहुत ही बेसिक कहानी है एवरेज एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस की। एक्सेलरेशन अगर आपको दिया है न्यूमेरिकल में तो उस डेटा का मीनिंग क्या है, ठीक है। अब एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं ताकि अपने में कॉन्फिडेंस आ जाए आगे बढ़ने से पहले। मान लो मैं आपको आर दे देता हूं। आर क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर। आर क्या है आपका पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मतलब आप इसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मान लो वो दिया है 2t स्क्वायर प्लस टी आई कैप, 2t स्क्वायर प्लस टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप, टी स्क्वायर जे कैप। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड। फाइंड एक्सेलरेशन एट 2 सेकेंड, ठीक है। आपको 2 सेकेंड पे एक्सेलरेशन ढूंढना है। ये क्या बता रहा है, ये आपका पोजीशन वेक्टर बता रहा है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन बताएगा। अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन बताएगा। मैं एक्सेलरेशन तक पहुंचना चाहता हूं। मैं कहां तक पहुंचना चाहता हूं, एक्सेलरेशन तक। क्या आप 2 मिनट पॉज करके सोच सकते हैं? प्लीज 2 मिनट पॉज करिए और सोचिए। 2 मिनट पॉज करके सोचिए। चलो, बहुत ही बेसिक है। v को मैं क्या लिखूंगा, v बार। v बार इज dr बाय dt। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि r क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह आपका अलग अलग पोजीशन बताता है। अगर मैं उसका डिफरेंस ले लूं, अगर मैं उसका डिफरेंस ले लूं, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम ही तो आपका वेलोसिटी है। चेंज इन पोजीशन, मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट आता कैसे है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट कैसे आता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। टोटल टाइम क्या आता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो बेसिकली ये हम कर क्या रहे हैं, हम दो पोजीशन वेक्टर्स को का डिफरेंस निकाल रहे हैं। पर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए, मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए, इसके लिए मैंने टाइम लिमिट पे टाइम पे लिमिट लगा दिया। तो आप dr बाई dt करके भी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो, इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर 2t, यानी कि 4t प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2t जे कैप। ये हो गया v बार, ये हो गया v बार। अब a बार क्या होता है, dv बाई dt। a बार क्या होता है, dv बाय dt। तो इसको वापस से डिफरेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर आप ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एट 2 सेकेंड इस बात की कोई खास वैल्यू है नहीं, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप ही रहेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ठीक है। इसे नोट कर लो। एक क्वेश्चन और ले ले, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं।
एक क्वेश्चन और लेते हैं। इस बार आपको एक्सेलरेशन दिया गया है, कितना दिया है? 60 + 1 प्लस 3j कैप प्लस 3j कैप, और आपको बोला है एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट 2,3, पार्टिकल कहाँ है? 2,3 पे, एंड u इज इक्वल टू I कैप प्लस 2j कैप। फाइंड r एट 3 सेकेंड, फाइंड r बार एट 3 सेकेंड। इसे सॉल्व करने का ट्राई करो। आई होप आपने पॉज किया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया? एक्सेलरेशन दिया है, आपको एक्सेलरेशन दिया हुआ है टाइम t इक्वल टू 0 पे, मतलब इनिशियली आप शुरुआत 2,3 से कर रहे हो इस वेलोसिटी के साथ, 2,3 से शुरुआत कर रहे हो इस वेलोसिटी के साथ, और क्योंकि एक्सेलरेशन भी है तो धीरे धीरे बॉडी एक्सेलरेट करते हुए आगे बढ़ता है। 3 सेकंड बाद वो कहां होगा? शुरुआत 2,3 से की, 3 सेकंड बाद उसका पोजीशन वेक्टर मुझे ढूंढना है। देखो मेरे पास एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम है, मैं आपको एक रिलेशन बता देता हूं। अगर आपके पास पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो, या एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो, ये तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है? इससे यहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के साथ। v क्या होता है? dx बाई dt। v क्या होता है? dx बाई dt। यहां क्या है ना, हमने dr बाई dt। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन पहुंचना है तो अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d बाई dt। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी पहुंचना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dt में, और v से x में पहुंचना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। अब देखो a दिया है, a क्या होता है? a बार इज dv बाई dt, dv बार बाई dt। इसका मतलब dv बार इज इक्वल टू a बार dt। इंटीग्रेट कर दो। यहां पे मुझे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जाने के लिए बोला जा रहा है। t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 सेकेंड पे जाने के लिए बोला जा रहा है। और जब t इक्वल टू 0 पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी u बार थी, आपकी इनिशियल वेलोसिटी u बार थी, और t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपके क्या वेलोसिटी वो क्वेश्चन में दिया नहीं है, उसको हम v मान लेते हैं, उसको हम v मान लेते हैं। तो dv का इंटीग्रल v होगा, तो v बार माइनस u बार इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a dt फ्रॉम 0 टू 3। अब इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, 6t को इंटीग्रेट करोगे तो 3t² आएगा। सही है। t का इंटीग्रल t² बाय 2, तो 2 3 जा 6, 3t² प्लस t i कैप और 3t j कैप प्लस। ठीक है, तो आपका v माइनस यू आ गया 3t² प्लस t i कैप प्लस 3t j कैप। u दिया हुआ है i प्लस 2j, तो v हो जाएगा, देखो u वहां जाके ऐड हो जाएगा तो i कैप में 1 ऐड होगा, तो 3t² प्लस t प्लस 1 i कैप प्लस 2 ऐड होगा j में, 3t प्लस 2
जे कैप। आई होप यहां तक आप सबको क्लैरिटी होगी। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी है। अब मुझे बताओ, जैसे मैंने v को निकालने के लिए a dt का इंटीग्रल किया, क्या वैसे r को निकालने के लिए v dt का इंटीग्रल करना पड़ेगा? मैं यार इरेज कर रहा हूं, इस पार्ट को इरेज करते हैं। ठीक है, आई होप ये आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, मुझे पता है कि v बार इज dr बाय dt, dr बाय dt। इससे मिला क्या? dr बार इज d इज v बार इंटू dt। जब मैं इंटीग्रेट करूंगा मुझे यहां से आएगा r फाइनल माइनस r इनिशियल इज इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करो, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टी क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसल, आंसर आएगा टी क्यूब। टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर बाय 2 और प्लस टी आई कैप प्लस 3t प्लस 2, तो t क्या होगा? टी स्क्वायर बाय 2, तो 3t स्क्वायर बाय 2 प्लस 2t जे कैप। आर इनिशियल मुझे पता है, आर इनिशियल क्या है? 2,3, यानी कि इससे मुझे पता चला कि आर इनिशियल इज 2i कैप प्लस 3j कैप। ये आर इनिशियल, ठीक है, ये क्या है? आर इनिशियल। तो आर फाइनल क्या होगा? आर इनिशियल इसमें ऐड हो जाएगा, मतलब आई कैप में 2 जुड़ेगा, तो टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर बाय 2 प्लस टी प्लस 2 आई कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 जे कैप। ये है आपका, ये है पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t, फाइनल पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम t। अपने को क्या बोला है? t इक्वल टू 3 सेकेंड पे, t इक्वल टू 3 पुट करो, तो फाइनल पोजीशन वेक्टर at t equal to 3 सेकेंड इज 3 का क्यूब 27, ठीक है, 27 प्लस 9/2, 9/2 कितना होता है? 4.5 प्लस 3 प्लस 2 आई कैप प्लस 3/9, 9 3 जा 27, 27/2 13.5 प्लस 2t, t कितना है? 3, 6 प्लस 3 जे कैप। ऐड कर लो 27, ठीक है, 30, 32, 32 और 4 36, 36.5 आई कैप प्लस 9, ठीक है, 13.5, 22.5 जे कैप। This is your final position vector at t equal to 3 सेकेंड, at t equal to 3 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन जो है ये टफ नहीं है, बेसिक्स एकदम जो फंडामेंटल है वो आपका क्लैरिटी होना चाहिए। अगर वो क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। हमने फॉर्मूला क्या यूज किया? एक ही है, a बार इक्वल टू dv बार बाय dt बार, उससे हमने इंटीग्रेशन करके a दिया था तो v इनिशियल और a दिया था। इस केस में r इनिशियल और v हमें पता था, तो हमने ये फॉर्मूला यूज करते करते आंसर लेके आए। दिस इज अ वेरी टिपिकल स्टैंडर्ड काइनेमेटिक क्वेश्चन, ठीक है।
अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, प्लीज नोट डाउन कर लो, पॉज कर दो। चलिए, मैं आपको कहता हूं कि ए बार इज इक्वल टू डीवी बार बाई डी टी। इसका मतलब क्या है? मतलब किस सेंस में मतलब पूछ रहा हूं, डायरेक्शन के सेंस में। क्या ए और वी बार का डायरेक्शन सेम है? अगर मैंने ए बार इक्वल टू डीवी बार बाय डी टी लिख दिया, तो क्या ए बार और वी बार का डायरेक्शन सेम है? अगर आंसर आपका हाँ है तो वो गलत है, क्योंकि इसका मतलब ए बार और वी बार का डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए बार एंड चेंज इन वेलोसिटी बार डीवी बार आर इन सेम डायरेक्शन। क्योंकि ये रिलेशन तो प्रोजेक्टाइल में भी होल्ड करता है। ये रिलेशन जब आप प्रोजेक्टाइल कर रहे हो तो भी होल्ड करता है। मान लो आपने किसी पार्टिकल को ऐसा फेंका, तो जब वो ऐसे जा रहा था, उसकी वेलोसिटी v बार यहां थी और उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे था, राइट। इसका मतलब a और v की डायरेक्शन सेम नहीं है, लेकिन चेंज इन v थोड़े इंस्टेंस बाद, मान लो उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी, तो इन दोनों का जब चेंज लोगे तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ आए। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है कि जब आप a बार इक्वल टू डीवी बार बाय डी टी लिखते हो या v इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी लिखते हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि a और v का डायरेक्शन सेम है, एक्सेलरेशन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है। ठीक। अच्छा, और एक बात, मान लो अगर मैं कह दूं a बार इक्वल टू 0, क्या इसका मतलब यह है, डज इट इंप्लाइज दैट v बार इज 0? Does a bar equal to 0 implies that v bar is 0? No, this is not true. This implies that v bar is constant. v bar is constant. क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो होगा। और जीरो भी एक कांस्टेंट ही है, तो जब मैं कांस्टेंट बोल रहा हूं उसमें जीरो भी आ गया। अच्छा, इज इट पॉसिबल दैट, मान लो v इज 0 फॉर अ टाइम इंटरवल, डज दिस इंप्लाई दैट a बार इज 0, एक्सेलरेशन इज 0? अगर एक टाइम इंटरवल के लिए वेलोसिटी 0 हो जाए तो क्या एक्सेलरेशन 0 है? यस। अगर लगातार कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर मैं कहूं v बार इज 0 फॉर एन इंस्टेंस, डज दिस इंप्लाई a बार इज 0? नो, क्योंकि जब आप किसी बॉल को हवा में फेंकते हो तो वो ऊपर जाता है जाता है जाता है जाता है जाता है, एक इंस्टेंट पे रुकता है और फिर नीचे 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 आता है। तो जिस इंस्टेंट पे वो रुका ऊपर एक हाइट पे जाके, यहां नीचे ग्रेविटी तो लगी रही है उसके ऊपर, मतलब उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। मैंने पहले भी कल के लेक्चर में अगर आपने देखा होगा, पार्टिकल पलटी कब मारता है? जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाए, पर तभी भी उसमें एक्सेलरेशन होता है। अगर उसमें एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो रुक के वापस कैसे आएगा? वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये बात सच है और ये बात गलत है।
आई होप आपको यहां तक क्लैरिटी होगी। चलिए, अगर आपके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में कोई एंगल है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मान लो ये आपका पार्टिकल है, ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी है और ये उसका एक्सेलरेशन, और इनके बीच में कोई एंगल थीटा है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, एक परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी और एक पैरेलल टू वेलोसिटी। जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है उसे मैं ए परपेंडिकुलर बोलता हूं, और उसे मैं कह सकता हूं ए साइन थीटा, और ये हो गया ए पैरेलल विच इज ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा एंड ए कॉस थीटा। ए परपेंडिकुलर, अगर आप ध्यान से देखो, ए पैरेलल वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में, मतलब वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा सकता है। अगर मान लो एक्सेलरेशन उस तरफ होता तो ए पैरेलल का कंपोनेंट नीचे आता, तो वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को घटा देता। यानी कि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ए पैरेलल की, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का होता है स्पीड, यानी कि किसी भी पार्टिकल के स्पीड को चेंज करने का जिम्मा ए पैरेलल पे होता है। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर change in speed of the particle or magnitude of velocity of particle। ए परपेंडिकुलर देखो, ये स्पीड को तो चेंज नहीं कर रहा। आप देखो वेलोसिटी इस तरफ है और एक्सेलरेशन यहां से खींच रहा है, मतलब ये इसका डायरेक्शन को बदल रहा है। किसको बदल रहा है? डायरेक्शन को। सो ए परपेंडिकुलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और ये जो ए है ये एक्चुअल में ए नेट होता है, ये जो ए है वो एक्चुअल में ए नेट होता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो जो ए होता है दैट इज डीवी बार बाय डी टी। तो ए का मैग्नीट्यूड ऑफ डीवी बार बाय डी टी होगा, दैट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। करेक्ट है? ए पैरेलल का स्क्वायर प्लस ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीवी बाय डी का मॉड ए नेट का मॉड है, तो डी मॉड वी बाय डी क्या है? देखो मैं यहां पे चेंज क्या कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब चेंज इन स्पीड ऑफ द पार्टिकल, यानी कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल के चेंज को कौन चेंज करता है? ए पैरेलल। सो दिस इज ए पैरेलल, डी मॉड वी बार बाय डी टी। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे जल्दी से। अज्यूम करो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है v बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। ए बार दिया है i कैप प्लस j कैप। ए परपेंडिकुलर क्या है? देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, वेक्टर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूं। अगर ये दो वेक्टर्स है, मान लो ए बार और ये बी बार है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। अगर मैंने ए बार को ऐसे इसके ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो ये जो लेंथ आता है ये ए बार के मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये आता कैसे? अगर आप ए बार डॉट बी बार करोगे तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा आएगा, ए डॉट बी। मुझे क्या चाहिए? ए कॉस थीटा।
तो ए बार कॉस थीटा क्या होता है, ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी बार। मतलब अगर आपको ए को बी पे प्रोजेक्ट करना है तो ए और बी का डॉट प्रोडक्ट ले लो और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अगर मुझे ए दिया है, मतलब ए नेट दिया है, मैं अगर ए नेट को वी पे प्रोजेक्ट करूं तो मुझे ए पैरेलल आ जाएगा। ए नेट है, ए पैरेलल है तो ए परपेंडिकुलर निकाल लूंगा। तो ए को वी पे प्रोजेक्ट करने के लिए, ए को वी पे प्रोजेक्ट करने के लिए पहले डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 2 + 3 5, और b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, मतलब v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। b क्या है, जिसके ऊपर प्रोजेक्शन हो रहा है, तो b का मैग्नीट्यूड क्या, √9 + 4 √30। हमें पता है कि a नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू a परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस a पैरेलल का स्क्वायर प्लस a परपेंडिकुलर स्क्वायर। a नेट कितना है, √2, स्क्वायर हो गया 2, a पैरेलल कितना आएगा 25/13 प्लस a परपेंडिकुलर हमें ढूंढना है। तो a परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया 26 - 25 1/13, और a परपेंडिकुलर आएगा 1/√13। ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूं। आगे देखते हैं। देखो, a को मैं क्या लिखता हूं, dv बार बाय dt बार। a को क्या लिखता हूं, dv बार बाय dt बार। अब देखो, अगर मैं dx बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, dx बार से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो dx बाय dt v बार होता है, और बचेगा dv बार बाय dx बार। ये हो गया आपका a बार। ये आपको कब यूज करना होगा, मोस्टली व्हेन v इज अ फंक्शन ऑफ x, व्हेन v इज अ फंक्शन ऑफ x। देखो, हमें पता है कि अगर x टाइम का फंक्शन दिया है तो v टाइम और a टाइम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यहां से डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे भी डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, यहां पे इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में, और यहां पे इंटीग्रेट कर दो टाइम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर v एज अ फंक्शन ऑफ x दे दे तो v dv बाय dx से आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मान लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन दिया है कि v इज इक्वल टू 2x, v इज इक्वल टू 2x, फाइंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, फाइंड a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और आपको दिया है कि t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 2 मीटर था। आपको क्या पूछ रहा है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी उसके डिस्टेंस पे उसके डिस्टेंस पे है, मैटर करती है, तो उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे मैटर करेगा, टाइम पे कैसे उस डिपेंडेंट होगा, ये निकालना है। इनिशियली उसकी पोजीशन 2 मीटर थी, हमें दिया है। देखो, आपको दिया क्या है, v इन टर्म ऑफ x, और आपको जाना कहां है, a इन टर्म ऑफ t। v और x में दिया है, बीच में टाइम लेकर आना है, तो क्या मैं v को dx बाय dt लिख दूं, उससे x इन टर्म ऑफ t आ जाएगा, और फिर a इन टर्म ऑफ t निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे v ऑफ x दिया है अगर, तो मैं v को लिखता हूं dx बाय dt, v बार को लिखता हूं dx बार बाय dt। v क्या है, 2x, 2x आ गया dx बाय dt। यहां से dt यहां ले लो, x नीचे ले लो, dx बाय x इज इक्वल टू 2 dt। इंटीग्रेट करोगे, t जब 0 था, t जब 0 था, x 2 मीटर था,
टाइम टी पे कुछ x आएगा, हमें पता नहीं है। dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x आता है फ्रॉम x to 2, दैट वुड बी 2t फ्रॉम t to 0। इससे मिलेगा क्या, ln x माइनस ln 2 इज इक्वल टू 2t माइनस 0, यानी कि ln x बाय 2 इज इक्वल टू 2t, यानी x बाय 2 इज e की पावर 2t, यानी x इज 2e की पावर 2t। x t के टर्म में आ गया, x t के टर्म में आ गया, तो v t के टर्म में निकालना इसे डिफरेंशिएट कर दो, 4e की पावर 2t आएगा। आई होप आपको इतना इंटीग्रेशन आता होगा, और a आ जाएगा 8e की पावर 2t। इस तरह से हम v इन टर्म ऑफ x को कन्वर्ट कर सकते हैं a इन टर्म ऑफ t। क्लैरिटी है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अच्छा, x दिया है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में अपने को देखो क्या दिया है, x दिया है 2t स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, v इन टर्म्स ऑफ x पूछ रहा है, v इन टर्म्स ऑफ x पूछ रहा है, मतलब आपको दिया है x इन टर्म ऑफ t और जाना है v इन टर्म ऑफ x। x से v में जाना तो मुझे पता है, डिफरेंशिएट कर दो, पर वो क्या आएगा, v इन टर्म ऑफ t आएगा। इसको डिफरेंशिएट करने पे, इसको डिफरेंशिएट करने पे v इन टर्म ऑफ t आएगा। मेरे पास v के दो इक्वेशन होंगे, x और t वाले, इनमें से, या t के दो इक्वेशन होंगे x और t और v और t, इनमें से अगर मैं t को एलिमिनेट कर दूं तो मुझे v इन टर्म्स ऑफ x आएगा। मैं कैसे एलिमिनेट करूंगा मैं दिखाता हूं। x इन टर्म्स ऑफ t दिया है, v इन टर्म्स ऑफ t निकाल लो, डिफरेंशिएट करो तो 2t प्लस 2 आएगा। यहां से t क्या आएगा, t क्या आएगा देखो, v माइनस 2/2। इस t को इस x में पुट करो, x क्या आएगा, v माइनस 2/2 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स v माइनस 2/2 प्लस 1 आ गया ना, x और v, मतलब और सॉल्व करोगे v के सारे टर्म को एक साइड ले लेना, v इन टर्म्स ऑफ x आपको मिल जाएगा। दिस इज हाउ यू कन्वर्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर मान लो आपको जनरल पूछूं कि v इन टर्म्स ऑफ t दिया है और आपको a इन टर्म्स ऑफ x निकालना है, देखो आप क्या कर सकते हो, आपको v से a इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा और vt से x इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा। अगर आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे फर्दर तो a इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा, और अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको x इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा। इन दोनों में से अगर आप t को एलिमिनेट कर दोगे, t को एलिमिनेट कर दोगे तो a इन टर्म्स ऑफ x मिल जाएगा। एलिमिनेट कैसा करना है, ऐसा जो मैंने आपको भी दिखाया। ठीक है, तो आज हमने एक्सेलरेशन की बातें की, एवरेज, इंस्टेंटेनियस, पैरेलल, परपेंडिकुलर। अगले लेक्चर में हम मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करेंगे और मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और पढ़ाई करना मत भूलिए। थैंक यू।